नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी ने लगातार उत्तर प्रदेश और उससे पहले छत्तीसगढ़ में विपक्ष पर हमला बोला। वो छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और सीधे सीधे एक बार फिर से हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विपक्ष भ्रष्टाचारी है और ये भ्रष्टाचार की गारंटी देता है, जबकि नरेंद्र मोदी इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री ने चंद दिनों पहले ही भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ भी ये बात कही थी और प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद एक तरीके से खलबली मची थी और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और एनसीपी को टारगेट किया था। और एनसीपी को तो उन्होंने नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहा था और कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला इस पार्टी के नेताओं ने किया है। नाम लेकर उन्होंने अजीत पवार और अन्य नेताओं पर निशाना साधा था, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही वही अजीत पवार शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में। इसके बाद लगातार विपक्षी दल प्रधानमंत्री को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार वाले हथौड़े पर अपने कायम हैं। भ्रष्टाचार का हथौड़ा लेकर वो कूद पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में आज उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का एटीएम है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के नेताओं को पूरे देश में इसलिए हर मामले में इन्वॉल्व करती रही है ताकि वो भ्रष्टाचार का पैसा पार्टी में लग सके। ये बातें नरेंद्र मोदी ने कही। यहाँ तक कहा कि 2.5 साल की जो सहमति बनी थी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने की, टीएस सिंहदेव इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि भूपेश बघेल इस जो छत्तीसगढ़ का एटीएम है इससे पैसे निकाल कर दिल्ली पहुंचा रहे थे। प्रधानमंत्री ने करारा वार किया, विपक्ष ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश में सीएम सिटी गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर, उनका गृह क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, मठ मंदिर भी वहीं पर है। वहां प्रधानमंत्री गीता प्रेस के समय स्थापना दिवस पर आज संबोधित कर रहे थे। गीता प्रेस को हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस एक सिर्फ प्रेस नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए मंदिर या मंदिर जैसा है, या मंदिर से भी ज़्यादा आस्था रखने वाला संस्थान है और दुनिया का ये पहला संस्थान है जहां इस तरीके की आस्था लोगों के मन में इसके प्रति है। कल्याण जैसी पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी भी कल्याण में लिखते थे और गांधी जी ने कहा था कि कल्याण में कोई विज्ञापन मत लगाना। उस परंपरा पर गीता प्रेस एक साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ झंडा बरदारी की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, और जब वो काशी पहुँचे अपने संसदीय क्षेत्र तो उन्होंने विपक्ष पर फिर हमले बोले और यहाँ तक कहा कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता था, अब मकान, राशन, बहुत सारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलने लगा है। ये बदलाव आया है। बहुत सारे काम उन्होंने गिनाए। गोरखपुर से, जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से वंदे भारत लखनऊ के लिए उन्होंने रवाना की और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत को भी हरी झंडी वर्चुअली गोरखपुर से दिखाई। एक कथा काया ये है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का मसला है। भ्रष्टाचार को ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल राहुल गांधी भी कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और वहां जीत मिली। इससे पार्टी उत्साहित है। राहुल गांधी का जो सदस्यता जाने का मसला है उसमें आज गुजरात हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी को वह कोई राहत नहीं दे सकता क्योंकि वह अफेंडर हैं और एक तरीके से सीरियल अफेंडर हैं। वो लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, इसलिए
कोई अनजाने में उनसे हरकत नहीं हुई है। उन्होंने मोदी समाज को, मोदी सरनेम वालों को अपमानित किया है। ऐसा लब्बो लबाब जो कोर्ट का आज राहुल गांधी पर गुजरात कोर्ट का फैसला आया, उसकी जो ध्वनि प्रतिध्वनि निकली वो यही है। लेकिन अगर कालांतर में पीछे जाएं तो कर्नाटक के जिस इलाके में ये भाषण 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने दिया था, वो फिर विधानसभा चुनाव में अभी हाल में वो वहीं गए और वहीं से फिर वहीं ऐलान किया कि अगर राहुल गांधी पिछड़ों के विरोधी हैं, मोदियों के विरोधी हैं, तो जनगणना करा लो पिछड़ों की। आप हितैषी हो, जनगणना कराओ, उनके अनुसार उनको, उनकी आबादी के अनुसार उनको साधन और संसाधन दे दो। ये पूरे मसले को लेकर वास्तव में जो राहुल गांधी ने भी मोदी सरनेम पर हमला किया था, वो भी भ्रष्टाचार का मसला था। दरअसल उन्होंने नीरव मोदी का नाम लेकर कहा था कि इस जैसे तमाम लोग करोड़ों रुपया लेकर पैसा चुराकर भाग गए हैं इस देश से, तो वो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और निशाने पर प्रधानमंत्री भी थे। तो उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी की सदस्यता गई उस मुद्दे को उठाने में, क्योंकि उन्होंने एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी कर दी थी और बीजेपी के एमएलए पूर्णेंदु मोदी ने इस पर केस कर रखा है। राहुल गांधी पर इस तरह के कई केस पूरे देश में हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा अब साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार 24 में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। पक्ष भी इसी हथियार का इस्तेमाल करेगा और विपक्ष भी। राहुल गांधी अपने कौल पर कायम हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सदस्यता मेरी चली जाए, मैं कभी सांसद ना बनूं, मैं कभी चुनाव न लड़ें, मुझे लड़ने दें ये लोग, लेकिन मैं जो कहता रहा हूं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं, लोकतंत्र का मुद्दा उठाता रहा हूं, वो उठाता रहूंगा। तो सवाल यही आज मंथन में कि पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग चश्मे से भ्रष्टाचार को देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं, दूसरी तरफ उसी विपक्ष का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो फिर उस पर चश्मा बदल जाता है। क्या ये बदले चश्मे की राजनीति, चाहे वो पक्ष करे और चाहे विपक्ष करे, भारत के मतदाताओं को क्या 24 में रास आएगी? मंथन में यही बड़ा सवाल है। सुबह प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्यक्रम के दौरान किस तरीके से उन्होंने हमला किया, उस सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम में भी भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उसके बाद जो उन्होंने संबोधित किया सभा को, उस कार्यक्रम में कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचारी बताया, कहा कि ये शराब घोटाला, जमीन घोटाला, खनन घोटाला, और यहाँ तक कहा कि इस पार्टी ने गंगा जल उठाकर कसम खाई थी लेकिन वादा खिलाफी की, शराबबंदी नहीं की। बहुत सारे मसले उन्होंने उठाए और तीखे हमले किए और कहा कि ये परम भ्रष्ट सरकार है, जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है
कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प रैली में कहा कि अगर विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी उन्हें जेल में भेजने की गारंटी है। वो कह रहे हैं कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डर जाए उसे मोदी नहीं कहते। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में थे और वहाँ उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को ने क्या कहा वो सुनिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या बातें महत्वपूर्ण कहीं, इसके क्या निहितार्थ हैं, ये भी सुनना जरूरी है। 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के मौके पर इस समारोह में प्रधानमंत्री खासतौर पर मेहमान खसूसी मुख्य अतिथि के रूप में वो थे और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से कहा कि भाई गीता प्रेस केवल एक सामान्य प्रेस नहीं है, इसका एक अपना अलग सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। ये बातें प्रधानमंत्री ने कही, ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक रोड शो भी वहाँ गोरखपुर में किया और लोगों का अभिवादन किया। बहुत लंबा नहीं था लेकिन रोड शो था, तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री अब जिन जिन शहरों में जा रहे हैं कार्यक्रमों के बाद रोड शो कर रहे हैं, एक तरीके से चुनावी तैयारी के मोड में प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी नज़र आ रही है। रोड शो बड़ा शानदार रोड शो रहा। सड़क के दोनों तरफ लोगों ने प्रधानमंत्री का फूल और अन्य उससे स्वागत किया, अभिवंदन किया, सम्मान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी गए अपने संसदीय क्षेत्र और वहाँ भी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए गरीबों, दलितों, शोषितों, सर्वहारा समाज के लिए एक ललकार लगाई और कहा कि सिर्फ और सिर्फ वह और उनकी पार्टी ही गरीबों का ध्यान रखते हैं, उनका काम करते हैं, विकास करते हैं। एक तरीके से सांस्कृतिक थाती भी और विकास भी, ये इकलौती उनकी ही सरकार है जो ऐसा कर सकी है। ये मसला एक तरफ है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले में एक मोदी सरनेम पर खास टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी की सदस्यता गई और उसके बाद उनको अभी 3.5 महीने पहले जो निचली अदालत थी उसने भी कहा था कि कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, मैं राहत नहीं मिल सकती वहाँ से।
राहुल गांधी के वकील को हाई कोर्ट गए गुजरात के, वहाँ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आज इस बात को हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनको कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सीरियल ऑफेंडर हैं, लगातार वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं और उनको मौका दिया गया था माफ़ी मांगने का, लेकिन राहुल गांधी ने अपने कथन पर माफ़ी नहीं मांगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते कि भाई उन्होंने गलत कहा था, भ्रष्टाचार का जो मसला था, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ही मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, तो शायद कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ या मोदी को घेरने का जो अभियान है वो शायद एक तरीके से टाँ फिस हो जाता। लेकिन राहुल गांधी भी अड़ गए और इधर प्रधानमंत्री कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद और वहाँ जो मुद्दा बना भ्रष्टाचार, उसके बाद बहुत ही आक्रामक है और विपक्ष को गिन कर, मतलब हर चुनावी सभा में, हर संकल्प रैली में वो यही कह रहे हैं कि भाई कोयला घोटालेबाज, ये घोटालेबाज, मुद्दे सारे 2014 के वो उठा रहे हैं। 2014 में भी भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और प्रचंड जीत हासिल की थी। कांग्रेस को मुंह छिपाना मुश्किल हो गया था। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहा और उनके वकीलों की क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, वो सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूं शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। राहुल गांधी अपने स्टैंड पर न केवल कायम है बल्कि जिद के साथ अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आजीवन मेरी सदस्यता छीन लो, मुझे मत लड़ने दो चुनाव, मुझे जेल में डाल दो, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाऊंगा, लोकतंत्र का मुद्दा उठाऊंगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, लेकिन मुद्दा जो केंद्रित है वो भ्रष्टाचार ही है। और जो पूरा चुनाव तैयारी 23 में हो रही है, विधानसभा 4 विधानसभाओं के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक तरीके से बहुत तगड़ा रण है वहाँ पे, राजस्थान है, तेलंगाना है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रण में पार्टियां कूदी हैं, लेकिन जो निशाना है उनका वो 2024 का चुनाव है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, नेताओं की अब तक की हाव भाव और उनकी बातचीत, भाषणों के लहजे से, कि भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और बीजेपी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया जाए, नहीं वरना अगर विपक्ष इस पर लीड ले गया तो बड़ा मुश्किल होगा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है। गुजरात से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अलाप ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ठक्कर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। महेंद्र दयाल साहब पूर्व जज हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। दयाल साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मार्कंडेय मणि जी हमारे साथ जुड़े हैं, गोरखपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। मार्कंडेय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। के.एस. चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। धनंजय सिंह, छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश चतुर्वेदी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर हैं आप, पत्रकारिता विभाग से आप आते हैं,
और तमाम जो गीता प्रेस के प्रकाशन हैं उन पर आपकी पीएचडी भी है, ऐसा मुझे जानकारी दी गई है। कल्याण जैसी दुर्लभ पुस्तकों पर आपने पीएचडी की है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से इस मंथन की शुरुआत करूंगा, उनके पास जाऊंगा। धनंजय जी, प्रधानमंत्री ने आज गिन गिन कर कहा है कि भाई एटीएम है, कांग्रेस का एटीएम है, एटीएम से पैसा निकालो, दिल्ली भेज दो। वो कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कि भाई भूपेश बघेल पहुंचा रहे थे थैली केंद्र को, आपकी जो जहां से आपकी सत्ता चलती है दिल्ली में, आपके हाईकमान को, और इसीलिए प्रधानमंत्री को टीएस सिंहदेव साहब की फिक्र हो गई। अभी पिछले दिनों ये चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उनके कुछ रिश्तेदार बीजेपी में चले गए, ऐसा लग रहा था, तो आप लोगों ने आनंद फानंद उनको डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज उनकी फिक्र की, यह तारीफ की बात है कि उनको मुख्यमंत्री आप लोगों ने नहीं बनाया, उनका हक मारा आप लोगों ने। और हक क्यों मारा? क्योंकि आपके हाईकमान के पास वो पैसे पहुंचा नहीं सकते थे। ये काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। ये यहाँ तक भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। शराब घोटाला और पता नहीं कितने कितने घोटाले प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बता दिए छत्तीसगढ़ में। कोयला घोटाला, वो तो क्या 2014 वाली फाइल वो आजकल हाथ में लेकर चल रहे हैं। 2014 वाली पूरी फाइल आजकल रैलियों में खोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जिस पर वो 2014 का चुनाव जीतकर संसद गए थे पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में। मसला क्या है भाई, इतने घपले घोटाले आपके यहाँ हो गए और कहीं ना कहीं आप लोग कहीं मतलब कैसे जनता को फेस करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? धनंजय सिंह, देखिए, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो जनता से जो वादा किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात कर लूं, मैं सिंचाई कर माफ की बात कर लूं, या किसानों को धान की कीमत 2500 देने के वादे को पूरा करने की बात कर लूं, या युवाओं को नौकरी की बात कर लूं, आदिवासी वर्ग को वनोपज के समर्थन मूल्य खरीदने की बात कर लूं, या आदिवासियों की जमीन लौटाने की बात कर लूं, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन बहन पटेल कोटवार और होमगार्ड के जवानों को मानदेय बढ़ाने की बात कर लूं, या शासकीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कर लूं, हर मुद्दे पर हमारी सरकार ने काम किया है और यही भारतीय जनता पार्टी का पीड़ा का कारण है। सबसे बड़ी बात देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी 15 जून, देखिए तारीख याद रखिएगा, 15 जून 2019 को छत्तीसगढ़ आए थे लोकसभा के चुनाव के प्रचार के लिए। उसके बाद वो 7 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव है और अगर विधानसभा के चुनाव नहीं होते तो लगता है कि छत्तीसगढ़ की ओर आते भी नहीं हो। तो समझ में आता है ना कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए आए थे। और दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री पद पर की जो गरिमा जो होती है, उस गरिमा को तार तार करने का अपने भाषणों में किया है। स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। 15 साल भाजपा की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, 36,000 करोड़ का नान घोटाला गरीबों के चावल में भाजपा की सरकार ने किया था। गरीबों को जो अमृत नमक देने की योजना रमन सरकार ने शुरू किया, उसी में घोटाला रमन सरकार ने किया। नमक में भी चोरी किया, युवाओं के रोजगार को बेचने का काम किया। 4400 करोड़ रुपए का शराब घोटाला रमन सरकार में हुआ था। आप देखेंगे जो 138 साल पुरानी शराब की नीति है, उस नीति को बदलकर रमन सिंह की सरकार ने घोटाला किया था, जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल की सरकार ने किया। अरे वो तो कह रहे हैं कि आपने घोटाला कर डाला 2000 करोड़ का। ये क्या घोटाला है भाई? घोटालों में घोटाला है क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मामला क्या है। एक घोटाला आप बता रहे हैं शराब का, एक प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं बचने के लिए, और वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, लेकिन मोदी को डरा नहीं पाएंगे। अगर डर गया तो वो मोदी नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो ललकार रहे हैं आप लोगों को। नहीं ना, यही तो डर है नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि 9 साल में जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, गरीबों के अनाज में घोटाला किया हो, जो बेचने का काम किया, या देश पर आज जो 14 आजादी के बाद जो 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए थे, नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में अकेले 100 लाख करोड़ का कर्जा लिए। तो प्रधानमंत्री जी देश में पैसा लगा रहे होंगे ना, अपने पास थोड़ी रख रहे होंगे महाराज, देश में ही पैसा लगा रहे होंगे ना। करने का वादा श्री नरेंद्र मोदी से आज लगभग 4000 दिन हो गए हैं। महंगाई कम तो कांग्रेस शासन काल में 410 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर। भ्रष्टाचार पर रही है आज मुद्दा, भ्रष्टाचार का है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के भ्रष्टाचार पर हम बात करेंगे। आज भ्रष्टाचार पर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के एस चौहान के पास जाऊंगा। चौहान साहब, बहुत सारी बातें अभी आपने सुनी,
और ये अब बड़ा गोलमोल हो गया है, वो दोनों तरफ भ्रष्टाचार ही हथियार है। आप कर्नाटक में हारने के बाद आप लोगों ने भ्रष्टाचार का हथौड़ा उठा लिया कि चला दूंगा, पीट दूंगा, मार दूंगा, बिल्कुल जेल में भेज दूंगा। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी हूं। तो भाई किसने रोका था? 9 साल में अब तक कम से कम 9,000 भ्रष्टाचारी जेल में जाने चाहिए थे, उनमें सारे कम से कम 900 बड़े नेता होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री का हाथ किसने पकड़ा था भाई? कि ये केवल जनता को पक्ष और विपक्ष दोनों समझा रहे हैं कि भैया मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, हरिश्चंद्र हूं। ये कौन सी बात है भाई? चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सबसे बड़े हरिश्चंद्र हो, एक दूसरे को बताते रहते हैं। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 7,500 करोड़ की हमारे को सौगात दी है और पूरे चारों प्रदेशों को 50 परियोजनाओं के तहत 50,000 करोड़ की सौगातें दी हैं, जो कि कल भी उनका दौरा चालू रहेगा तेलंगाना और राजस्थान में। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे कि जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने वादों के साथ जो घोषणा पत्र दिया था, उस वादों के साथ जो बात चालू की थी, तो मैं इनको गिना देना चाहता हूं कि आपने क्या शराबबंदी का वादा पूरा कर दिया? क्या आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया? क्या आपने डीए एचआरए जो केंद्र सरकार के तुलना में आप देने वाले थे, वादा किया था आपने, क्या आपने वादा पूरा कर दिया? क्या 1500 पेंशन जो आपने वादा किया था, क्या आपने वादा कर दिया? क्या विधवा पेंशन के लिए आपने जो बोला था, आपने वादा पूरा कर दिया? क्या आपने जो संपत्ति कर था वो हाफ करने की बात बोली थी, उसमें उसको उल्टा और यूजर चार्जेस लगा दिया, क्या ये वादा पूरा हो गया? क्या आपने बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, उसको 200 यूनिट में? चौहान साहब, हमको ऐसा लग रहा है कि मैं चुनावी वादों पर अपना कार्यक्रम कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, ये आज भ्रष्टाचार पर है। पक्ष और विपक्ष जो भ्रष्टाचार का जो हथियार है उसी में बात करना चाहता हूं। बहुत लाग लपेट दाएं बाएं से नहीं करना चाहता हूं आज। दुर्गेंद्र जी, इन्होंने वादों से बात की थी तो मैं भी वादों से बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जो बात हुई, तो 2,000 करोड़ का मामला जो 2,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ वो शराबबंदी पे हुआ। 500 करोड़ का जो घोटाला हुआ वो कोयला पे हुआ। 5,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ वो चावल पे हुआ। और उसके बाद इन्होंने एक फैक्ट्री खोली हुई है, ट्रांसफर की फैक्ट्री, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा घोटाला किया। कोरोना से अच्छा, मतलब उसका भी हिसाब किताब लोगे किस अफसर के पोस्टिंग में कितना पैसा लिया? दुर्गेंद्र जी, अरे तो छोड़ दीजिए, आप क्या है, बहुत ट्रांसफर की फैक्ट्रियां लगी हैं कई राज्यों में। कोई नहीं, सुनिए जी, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो 2-2 महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं वो अलग चीज है, और गृह मंत्रालय में जो ट्रांसफर होता है गृह मंत्री को भी पता नहीं रहता है, उसके बाद पता चलता है। ये स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ की। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो आपने चार्ज शीटेड है ईडब्ल्यूएस में दूसरे के घर हथियाने के मामले में, स्वयं मुख्यमंत्री जी ये घोटाला है, और चार्ज शीटेड है अश्लील सीडी के मामले में ये मुख्यमंत्री जी, ये घोटाले का। अच्छा, इसीलिए आज टीएस सिंहदेव कह रहे थे कि भाई बड़ी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए घोटालों की। टीएस सिंहदेव साहब इसीलिए कह रहे थे कि शायद अगर भूपेश बघेल अंदर जाते हैं तो बाबा टीएस सिंहदेव को कम से कम चाहे 2 ही महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का सुख जरूर मिल जाएगा। गोरखपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और इस बात को पूछूंगा मार्कंडेय मणि जी से कि वास्तव में जो आज हमको दृश्य दिखा वहाँ पर, वो एक अवसर था, बड़ा महान अवसर था कि गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री जी आए थे, और गीता प्रेस का अपना एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है। मार्कंडेय मणि जी, एक वक्त खबर आई थी, हम सब ने खबर चलाई थी कि अब गीता प्रेस में जो कल्याण का आखिरी एडिशन छप रहा है, इसके बाद ये ऐतिहासिक गीता प्रेस बंद हो जाएगा। हम लोगों को बड़ा दुख हुआ था, शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियों में गांव में रहते थे तो कल्याण पढ़ा करते थे, तो बहुत बड़ा कष्ट हुआ था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो गीता प्रेस गोरखपुर का उत्थान, उन्नयन, डाक टिकट, प्रधानमंत्री जी बहुत सारी आज घोषणाएं कर दी, और वो कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से ये मंदिर है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो केंद्र है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक तरीके से गोरखपुर में उसको स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ शिव अवतार बाबा गोरक्षनाथ का पीठ भी है, और वहाँ से
पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संधान बीजेपी आसानी से कर सकती है। कार्यक्रम निश्चित तौर पर शानदार था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन बातें की, लेकिन मुझे लगता है मार्कंडे जी अभी हैं। मार्कंडे जी हैं, तो मेरा प्रश्न यही है कि ऐसा आपको नहीं लग रहा है क्या कि गोरखपुर से एक तरीके से सीएम और पीएम ने उत्तर प्रदेश में कम से कम एक तरीके से शंखनाद कर दिया है और मुद्दा वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, घर घर धार्मिक पुस्तकों वाला मसला पूरा लेकर, और काशी में भी वो गए, वहाँ तमाम योजनाओं को उन्होंने कहा कि विकास और संपदा, जो सांस्कृतिक संपदा है, दोनों को साथ लेकर जो बीजेपी का नारा है उसको लेकर चले। प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया है। मार्कंडेय मणि जी देखिए, गीता प्रेस का निश्चित तौर पे पूर्वांचल नहीं, देश नहीं, विदेशों में बहुत बड़ा महत्व है और गीता प्रेस हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है। जब भी कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी इस तरह का व्यक्ति गोरखपुर आता है तो जरूर एक बार गीता प्रेस जाता है। इसके पहले भी कोई सरकार रही हो, प्रधानमंत्री तो नहीं, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि, योगी जी ने कहा कि 60 साल बाद या पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। पूर्व में कई राष्ट्रपति और कई लोग आ चुके। जो आपने बात की गीता प्रेस बंद होने की, तो सोशल मीडिया पे चला था, हम लोग व्यक्तिगत यहाँ से जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस का स्ट्रक्चर या गीता प्रेस की व्यवस्था ऐसी है तो बंद हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस के बारे में दो बातें जरूर जान लें। गीता प्रेस एक तो बाहर से कभी कोई मदद नहीं लेता है, वह चाहे कोई भी दे। गीता प्रेस की एक अपनी आंतरिक व्यवस्था है जिसमें उनके ट्रस्टी हैं, उनके सहयोग से गीता प्रेस चलता है। और गीता प्रेस हमेशा घाटे में ही चलता, यह भी सही है, क्योंकि आप एक कॉमिक्स भी खरीदने जाते हैं तो अगर वो 20 पन्ने का है तो 50 रुपए में मिलता है, और गीता प्रेस में अगर कोई मोटा ग्रंथ या किताब, महाभारत या श्रीमद् भागवत कुछ भी है तो आपको कुछ रुपए में मिल जाता है। मतलब 25 पैसे से एक समय ऐसा था कि हनुमान चालीसा मिलता था, अब तो 25 पैसा नहीं है, तो मिनिमम में भी वहां कोई ना कोई पुस्तक आप लेके लौटेंगे। निश्चित तौर पर शताब्दी वर्ष का समापन समारोह रहा और इसके स्वागत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे, जो पहला इनका उद्घाटन समारोह था। और सारी रूपरेखा इसकी जो है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर बनाई गई थी, इसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। तो गीता प्रेस के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। गीता प्रेस मोदी जी आज आए, और जैसा कि अभी बात हो रही थी चुनाव की, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन चुनाव लड़ती है, लेकिन यहाँ पे वो आए हैं और इसका एक संदेश बहुत लंबा, जहाँ भी इसको पढ़ने वाले हैं, जो भी इसके पाठक हैं, जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, वह सब जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं प्रोफेसर रजनीश के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी अध्ययन, रिसर्च किया है इस पर, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है। ये पूरा, जैसे अभी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी गीता प्रेस में के जो कल्याण पुस्तक है उसमें लिखते थे, लेकिन गांधी जी इसके हिंदुत्वकरण से बिल्कुल सहमत नहीं थे। और इसी को लेकर जब अभी गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो उसको लेकर फिर एक विवाद भी खड़ा किया गया या खड़ा हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर हिंदुत्व का कॉपीराइट तो बीजेपी के पास ही है, और वो चाहे गीता प्रेस का इस्तेमाल करे, चाहे कल्याण का इस्तेमाल करे। डॉक्टर रजनीश, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी, कल्याण के ऊपर ही मेरा शोध कार्य रहा हुआ है, इसके पत्रकारिता पक्ष पे। तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि ये बिल्कुल सही बात है कि कल्याण के पहले अंक से गांधी जी लिखते रहे हैं। पहले ही अंक में उनका लेख छपा हुआ था, स्वाभाविक किसे कहेंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दूं मैं, और आप लोग जानते होंगे पहले से भी, कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनको अपना पिता तुल्य मानते थे, पिता जैसा मानते थे। और कल्याण के प्रकाशन के पूर्व जब वो उनके पास गए तो गांधी जी ने ही सलाह दिया था कि इसमें न तो विज्ञापन छापना, न ही किसी पुस्तक की समालोचना छापना। और उस निर्देश का, उस सलाह का आज तक पालन होता रहा है। गीता प्रेस के किसी प्रकाशन में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया इसका, आज प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। जी।
तो हम इसको अगर अकादमिक तौर पे देखें तो ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता के जिस विज्ञापन विहीन मॉडल की चर्चा आज हम करते हैं वो कल्याण ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। ये एक बात थी। गांधी जी से रिलेटेड मैं बात, चूंकि मुझे तो कल्याण और गीता प्रेस पे ही बात करनी थी, तो मैंने गांधी जी से संबंधित कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने बताया कि पहले अंक से लिखते रहे हुए हैं, लेकिन गांधी जी से जो मतभेद था भाई जी यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, वो केवल हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं था। हिंदुत्व का मुद्दा तो तब उभरा जब देश की आजादी के समय गांधी जी के रुख का कल्याण ने और भाई जी ने विरोध किया था। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि उन्होंने जो मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश था उसको कल्याण ने समर्थन किया था। अगर हम गीता प्रेस कहें तो गीता प्रेस ने, गांधी जी ने उसका विरोध किया था और उस विरोध का कड़ा प्रतिवाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने किया था। और एक जगह मैं बताऊं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी के प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा थी और है, मैं उन्हें एक संत मानता हूं और उनकी सत्यनिष्ठा का सदा आदर करता रहा हूं, लेकिन उनसे कभी कभी कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जो कभी कभी भारतीय संस्कृति के तो बड़े विरोधी होते हैं। और मेरा जहां तक अनुमान है कि गांधी जी भारतीय संस्कृति के संत नहीं है। ध्यान दीजिए कि गांधी जी भारतीय संस्कृति के संत नहीं है। उन पर जितना प्रभाव पाश्चात्य संतों और समाज संशोधकों का है उतना भारतीय अवतारों, आचार्यों और संतों का नहीं है। तो ये जो सामाजिक मुद्दे थे, इसी तरह से गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं उस किसी विवाह में नहीं शामिल होऊंगा जिसमें एक पक्ष हरिजन न रहे। उसके ऊपर भी इन्होंने व्यंग किया था कि अब महात्मा जी को क्या कहा जाए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। और ये जब विभाजन के समय जो दंगे हुए उस समय कल्याण और गीता प्रेस का पूरा यह विचार था, वो इस निश्चय पे पहुंचे थे कि गांधी जी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और उन्होंने एक जगह सीधे सीधे लिख दिया था कि आप लोगों को, मतलब इसमें यह सर्वथा सत्य है कि महात्मा जी की नीति मुसलमानों को खुश करने की है और उसमें महात्मा जी के भक्तों में अहिंसा के नाम पर कायरता आती है। और इस समय हिंदुओं को चाहिए कि महात्मा जी की इन बातों को बिल्कुल न मान करके हिंदू सर्वस्व, हाँ तो वो ठीक है। वो जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं प्रोफेसर रजनीश, वो गलत नहीं उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गांधी जी गांधी जी से भाई जी सहमत नहीं थे और वो वही हिंदू मुस्लिम आ गया था उस वक्त भी, और गांधी जी हिंदू मुस्लिम को कतई नहीं चाहते थे। एक पक्ष कह सकता है कि वो तुष्टीकरण कर सकते थे, एक पक्ष कह सकता है गांधी जी तुष्टीकरण करते थे मुसलमानों का, लेकिन वो एक पक्ष है। मैं आऊंगा आपके पास निश्चित तौर पर। एक जो आज हम इसको लेकर आए, हमने गोरखपुर से लेकर रायपुर तक जोड़ा। कल्याण का चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय था इसलिए हमें विद्वानों को और पत्रकारों को आमंत्रित करना था। वास्तव में गुजरात जो हाई कोर्ट का फैसला है, मुद्दा भ्रष्टाचार ही है। इधर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का हथौड़ा विपक्ष पर चला रहे हैं, उधर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के छींटे वो डाल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं और राहुल गांधी का मसला भी इसी तरीके का है। हमारे साथ पूर्व जज महेंद्र दयाल साहब लगातार जुड़े हुए हैं काफी देर से। दयाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला फाइनल आ गया कि भाई अब राहुल गांधी अफेंडर हैं, सीरियल अफेंडर हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, इसके बाद क्या विकल्प बचता है? आपको लगता है क्या इस मसले पर कुछ होने वाला है क्या? देखिए, ऐसा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो राहुल गांधी को दोषित किया है और 2 साल की इनको दंड दिया है, उसके विरुद्ध इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में, बल्कि सेशन कोर्ट में अपील की है और वो इनकी अपील अभी पेंडिंग है। उस अपील का अभी फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है, लेकिन अपील के रहते इनको जमानत मिल गई। और ये जो इनका मंशा थी वो ये थी कि जो हमारा दंड हमको दिया गया है वो दंड किसी तरह स्थगित हो जाए, क्योंकि दंड स्थगित होने का प्रभाव ये होगा कि इनकी जो सदस्यता लोकसभा की चली गई है वो शायद फिर से बहाल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको ये अंतर समझना होगा कि जमानत में और दोष सिद्ध का स्थगन में क्या अंतर है। देखिए, जब किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत मिलती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसका दंड अभी परिवर्तनशील है, यानी कि वो ऑपरेटिव है, उसको केवल जेल जाने से एक छूट मिल गई है। लेकिन अगर दोष सिद्ध का स्थगन हो जाता है तो जो उसका दंड है वो स्थगित हो जाता है और उसका ऑपरेशन खत्म हो जाता है। तो इनकी अपील अभी जो पेंडिंग है उसका अभी फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है
और हो सकता है कि ये संभावना है कि सेशन कोर्ट से इनकी अपील अलाउ हो जाए, मंजूर हो जाए। नहीं दयाल साहब, ये हाई कोर्ट में क्या हुआ जिसको लेकर पूरा मीडिया दौड़ पड़ा कि राहुल गांधी अब खत्म, कुछ हो ही नहीं देखिए, पाएगा। ऐसा है कि क्या हुआ इन्होंने सेशन कोर्ट में जब जो जमानत इनको मिली थी सेशन कोर्ट से, तो वहां इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारा जो दोष सिद्ध हमको किया गया है वो हमारा स्थगित कर दिया हाई जाए। कोर्ट में दी थी इन्होंने? नहीं, इन्होंने सेशन कोर्ट में दी थी, तो वो एप्लीकेशन इनकी निरस्त हो गई थी। उसके विरुद्ध ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी इनको कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि चूंकि ये इनके विरुद्ध कई सारे आपराधिक मामले लंबित हैं, इसलिए इनका जो दोष सिद्ध हुआ है उसका स्थगन का कोई आधार इनके पास नहीं है। तो अब क्या रास्ता बचता है, क्या रास्ता बचता है राहुल गांधी के पास दयाल साहब? देखिए, अभी तो इनके पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का है। हो सकता है कि संभावना यही है कि जो गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश है उसके विरुद्ध ये सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से भी इनको अगर कोई रिलीफ नहीं मिलती है तब फिर इनको अपील के अंतिम निस्तारण का इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि उनकी अपील में अंतिम फैसला क्या होता है। वो कहाँ से सेशन कोर्ट से फैसला वाली बात कर रहे हैं आप? इनकी अपील सेशन कोर्ट में लंबित है क्योंकि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश है उसके विरुद्ध अपील सेशन कोर्ट में होती है। ठीक बात है, ठीक बात है जी, ठीक बात साहब। मैं अलाप ठक्कर के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए। ठक्कर साहब, इस पूरे प्रकरण को लेकर गुजरात में किस तरीके की पक्ष और विपक्ष, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, किस तरीके का परसेप्शन बन रहा है और वास्तव में अब ये तो तय हो गया कि गुजरात से कहीं ना कहीं उनको अब रिलीफ नहीं मिलने वाला है राहुल गांधी को? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा दुर्गेंद्र जी। सबसे पहले तो दोनों आमने सामने है, बीजेपी और कांग्रेस जी। तो पहली सबसे बड़ी सेशन कोर्ट से जब फर्स्ट टाइम आए थे राहुल गांधी जी, तब उनको जज ने पूछा था कि भाई आप अपने बोला है गुनाह वो आप कबूल करते हो तो आप हार देंगे। मतलब तब उन्होंने फैसला कि मेरा जो गुनाह है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने वो बोला कि नहीं भाई, मैं जो है मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ और मैं ये चीज करूंगा। तो उसके बाद चीजें शुरुआत हुई, फिर कांग्रेस वहां से हाई कोर्ट और वो सब। लेकिन हाँ, अभी यहाँ का गुजरात का वातावरण या ये बोले तो अभी बहुत ही इलेक्शन वाला है वातावरण कि भाई ये इलेक्शन का एडवांस ले हम कि इलेक्शन का माहौल क्रिएट हो चुका है दोनों पार्टी से चीजें अभी। नहीं अलाप जी, देखिए दोनों मसलों में भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सारे मोदी, आपको डैश डैश पता ही है, या कुछ मोदी, नीरव मोदी, तो बात तो भी भ्रष्टाचार की कर रहे थे चुनावी सभा में। और अब प्रधानमंत्री जी भी भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, वही कोयला घोटाला, वही लगातार वो कह रहे हैं और सारे विपक्ष को कह रहे हैं। दो चश्मे अलाप ठक्कर जी कैसे हो सकते हैं? आप प्रधानमंत्री जी के होम स्टेट से आते हैं, दो चश्मे कैसे हो सकते हैं? दुर्गेन चौहान अगर कहें कि अलाप ठक्कर भ्रष्टाचारी हैं और अलाप ठक्कर की पार्टी के लोगों को 2 दिन बाद हम अगर अब अपनी किसी सरकार में शामिल कर लें, तो फिर कहाँ वो मुद्दा कहाँ रहा, वो स्टैंड कहाँ मुद्दा कर रहा है? ठक्कर साहब देखो जी, आपकी बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन देखो यहाँ पे हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। देखो हमारे देश के अंदर सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई, तो उसमें कोई कोई बोल सकता है, उसके लिए हमें बैन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि हाँ, यहाँ पे गुजरात के कांग्रेस के कई सारे प्रवक्ता लोग वैसे बोलते हैं कि भाई वो पार्टी के अंदर वॉशिंग मशीन है या XYZ। पूरे देश में ये लोग बोल रहे हैं, विपक्ष पूरे देश में बोल रहा है इस बात को। गुजराती नहीं, पूरे देश में कहा जा रहा है कि भाई भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, उससे वो धो देते हैं सारे पापों को, और यहाँ पे बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र नेता हो जाते हैं उनकी पार्टी में आकर, ये बात कहते हैं लोग। लेकिन देखो वैसी बात नहीं है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंसान अगर पार्टी के अंदर, मतलब अगर हम बोले भाई बीजेपी अंदर पार्टी के अंदर आ गया तो ये धूल क्या है, वैसी बात नहीं है। अगर मैंने कुछ किया होगा XYZ के अंदर, तो मुझे अपोजिशन पार्टी टारगेट रखेगी।
और मुझे सजा देगी। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की सबसे। ये पॉलिटिकल गेम है, ये चलता ही रहेगा, इसके ऊपर आरोप चलते ही रहेंगे। सही तो जनता गोल गोल घूमती रहेगी इन आरोपों में, पक्ष विपक्ष के लोग घुमाते रहेंगे, काम सब वही करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, लेकिन ये सब घूमते रहेंगे। भाई राहुल गांधी ने भी वही कहा ना कि भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उन्होंने उठाया था कि भाई और आप कह रहे हैं जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं वो है कहाँ? वो तो सत्ता पक्ष के लोग कुछ बोलते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं तो वो राहुल गांधी हो जाते हैं। वो आप देखिए कोर्ट ने सजा सुना दी उनको। फ्रीडम ऑफ स्पीच बची कहाँ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, राहुल गांधी भी कॉलर खड़ा करके फर्राटे से वही बोल रहे होते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं। और एक दिन पहले वो कहते हैं कि भाई शरद पवार की पार्टी महाभ्रष्ट है, और उसके बाद उनके भतीजे को सरकार में आ जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी को अभी तक नहीं पता है। तो ये सब सारी चीज़ें परसेप्शन है, और कुल मिलाकर मसला पॉलिटिकल आपके नज़र में है। जी, और मेरे हिसाब से कहा तो ये 24 का एजेंडा ही है कि पब्लिक को एक पॉइंट दिया जाए करप्शन है और ये चीज है। और वैसा नहीं, अगर मैं वो तो पहले का गुजर और अभी का गुजर डिफरेंट है। दिस इज द फैक्ट थिंग। मैं समझ नहीं पाया, कृपया इसको रिपीट करें। पहले का गुजरात और अभी का गुजरात में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पहले गुजरात के अंदर बहुत सारी चीजें होती थी जी। आज के अंदर गुजरात की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोई भी लड़की या 2 बजे अकेली जाना हो तो जा सकती है। अगर मेरे विस्तार की ही मैं मेरे एरिया की ही बात करूं तो जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी लड़े थे मणिनगर के, वहां की बात है कि वहां पहले बहुत कंडीशन वर्स्ट थी। मतलब किसी को रात को 2 बजे जाना हो तो भी बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम वैसी चीज नहीं है कि कोई इंसान सेफ होके जा सकता है। गुजरात के बारे में तो पूरे देश में ये था कि गुजरात में महिलाएं गरबा करके आती हैं, रात में 2 बजे जेवर पहन के जाती है। तो बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं, जब मैं छोटा था बचपन में गुजरात के बारे में, तब से मैं सुन रहा हूं। लेकिन बोला ना अभी गुजरात के अंदर बहुत सारे इंजीस है कि ठीक बात है। मैं मार्कंडे जी के पास जाऊंगा। मार्कंडे जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अब लोग बात भ्रष्टाचार पे कर रहे हैं, चुनाव पे कर रहे हैं। यह आना और जाना आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जब जिसको माकूल लगता है, अटल जी ने कहा था कि सरकार और सत्ता अंकगणित का खेल है। जो सदन में बहुमत किसी भी तरह शामिल कर पाया उसकी सरकार है, जो उससे फिसला सरकार उसकी फिसल गई। मुझको लगता है कि चुनाव में, राजनीति में मुद्दे आवश्यक हैं। अगर वह आप जनता को डिलीवर कर ले गए कि नहीं ठीक है, हमारी सरकार अच्छी है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, या हमें डिलीवर कर ले गए कि सामने वाला जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो यह मुद्दे जो है सरकार की सीढ़ी बनने का काम करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। 365 दिन भी कौन से क्या होना उनकी रणनीति तय रहती है। उनके पास नेता हैं, उनके पास एजेंडा है, विपक्ष को घेरते हैं। जैसा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। हम जहां से हैं, जहां हम लोग बैठे हैं गोरखपुर में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बिहार। अपराध चरम पे था। गोरखपुर की जमीनों के दाम यहाँ लखनऊ से भी ज्यादा थे, क्योंकि बिहार के आसपास के इलाके के जो लोग थे, गोपालगंज या सिवान के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सुरक्षित भविष्य रहने के लिए गोरखपुर आके जमीन लिए और यहाँ पर बस गए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज संगठित अपराध यहाँ पर खत्म है। गोरखपुर एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ बारूद और कट्टा और पिस्टल, यही 15 से 20 साल पहले यही होता था। हत्याएं होती थी, अपहरण होता था। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह डिलीवर करने में कामयाब रहे कि आप सुरक्षित हैं, यहाँ कोई भी माफिया पनप नहीं सकता है। और इसीलिए अन्य राज्यों में भी डिमांड हो रही है कि योगी जैसा ही मुख्यमंत्री हम लोगों को दिया जाए। और बहुत सारे लोग नकल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भाजपा के कई मुख्यमंत्री नकल करते नजर आते हैं, बुलडोजर पे चढ़ के घूमते हैं, घर गिराते हैं, काम करते हैं बहुत सारे मुख्यमंत्री। दोनों के इसीलिए वह जो है आप देखें तो भाजपा और संघ की पसंद है। और अधिकारी और लोग भी, जो जनता को चाहिए होता है कि एक साधु आके शासन कर रहा है, एक अपराधियों को नस्तेनाबूद कर रहा है। और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं, और भ्रष्टाचारी होने का तो प्रश्न ही नहीं। कोई
उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है यदि आप मार्कंडे जी, डिलीवर ठीक है, कर ले गए तो आप सरकार पहुंच जाएंगे, यदि नहीं कर पाए तो ठीक है। करप्शन चाहे जितना रहे या आप जितने भी अच्छे रहें, आप फेल हैं। धनंजय सिंह के पास मैं जाऊंगा। धनंजय जी, कुल मिलाकर सारे लोग यही कह रहे हैं, ठक्कर जी भी यही कह रहे हैं, मार्कंडे जी भी यही कह रहे हैं कि भाई परसेप्शन का खेल है और परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ नहीं है। कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए एक बात आप समझिएगा, काश की हांडी बार बार नहीं चलती। जो नरेंद्र मोदी जी करप्शन के खिलाफ भाषण देते हैं, जिस व्यक्ति को करप्ट बताते हैं, वही व्यक्ति के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता मौन जरूर है क्योंकि अभी उसके पास अवसर नहीं है। 2024 में इसका जवाब बिल्कुल माकूल जवाब इस देश की जनता देगी, पहली बात। दूसरी बात, जनता आज सरकार वो चाहती है जो चुनाव में जो वादा करती है उसको पूरा कर ले। जैसे भूपेश बघेल जी ने किया है, हमने प्रदेश में 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था, किसानों के विषय को लेकर, यहाँ पे युवाओं के विषय को लेकर 95% वादों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। 36 बिंदु का हमारा घोषणा पत्र था। उसके अलावा 51 योजनाएं बनाकर हमने प्रदेश को खुशहाल करने का काम किया है और एक भी प्रमाणित करप्शन के आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा है, बल्कि पूर्ववर्ती सरकार की जो गड़बड़ झाड़ासी घोटाला है उन सबकी जांच हो रही। अभी देखेंगे आप इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, जिसमें 22,000 खाता धारकों का पैसा था। धनंजय भाई, प्रधानमंत्री जी तो ऐसा कह रहे हैं कि लग रहा है कि 24 तक पूरा विपक्ष जेल से ही चुनाव लड़ेगा। जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई मैं भेज दूंगा, मैं बिल्कुल अंदर डाल दूंगा शिक्षों में, तो हालत तो बहुत खराब लग रही है जैसे प्रधानमंत्री के इरादे हैं। बहुत यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति इस प्रकार से झूठी बातें करते हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार करते हैं। 9 साल से आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपने 2G, 3G, 4G, 5G जितने आरोप लगाए सारे फर्जी निकल गए। दूसरी बात, अभी मेरे पास सूची है, मैं आपको 2 मिनट पढ़ के सुनाता हूँ। कृपा करके, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, बस मैं 5 सेकंड में दूंगा आपको, अब कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया। देखिए, नारायण राणे की सरकार एक ना शिंदे ना 16 विधायक पर ईडी जांच कर रही है, अभी 9 विधायक पर चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का व्यापक घोटाला चल रहा है। तो करप्शन को तो संरक्षण है नरेंद्र मोदी जी का। अगर करप्शन के खिलाफ वो काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक बात है, फाइल चोरी नहीं होती इस देश से। ठीक बात है धनंजय जी, ठीक बात है। मैं चौहान साहब के पास आऊंगा। चौहान साहब 10 सेकंड के, चौहान साहब। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका का काम है जो वो न्यायपालिका करती है। जो आपने अभी बोला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाके आदमी गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ऐसे भी कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मान लीजिए कि आरोपी हैं, तो उनके ऊपर अपराध भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये न्यायपालिका का काम है। और जो भी न्यायपालिका, चौहान साहब जब जांच करके भेजोगी नहीं तो न्यायपालिका क्या कर लेगी? जज साहब क्या कर लेंगे? महेंद्र दयाल साहब या इनके जैसे तमाम जज क्या करेंगे? जब जांचें नहीं नीचे से जाएगी, एक्सपंज हो जाएगा मुकदमा। जैसे अभी हेमंत बिश्व शर्मा को भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई, उनका कोई आरोप ही नहीं है। तो आरोप तो आरोप एजेंसियां तय करती हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, वो अपने हिसाब से एजेंसियों को चलाते हैं, आप लोग भी चलाते हो। दुर्गेंद्र जी, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ईडी के मामले में या कोई कोर्ट केस के मामले में क्या सबको सजा हो जाती है? यहाँ नहीं होती। लेकिन आप एक किसी भाजपा के नेता का बता दो जिसके यहाँ ईडी ने बहुत सारा कार्रवाई कर दी हो, सीबीआई ने बहुत सारी कार्रवाई कर दी हो। दुर्गेंद्र जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, आरोपी और अपराधी में फर्क होता है। मुझे पता है, मैंने 17 साल क्राइम की पत्रकारिता की, मुझे पता है। अरे तो आप सिद्ध करिए ना। मैं सिद्ध कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। सिद्ध कौन करेगा? वो न्यायपालिका के द्वारा होगा। जब चार्जशीट जाएगी तभी तो न्यायपालिका सिद्ध करेगी। चौहान साहब, काम है सिर्फ कानून बनाना, उसका पालन करना कार्यपालिका। चलिए ठीक है, इस देश की जनता देखेगी, न्यायपालिका देखेगी। फाइनल कमेंट महेंद्र दयाल साहब से। दयाल साहब, मसला ये भ्रष्टाचार का है, राजनीति से बहुत लेना देना आपका नहीं है चूंकि आप पूर्व जज रहे हैं, और लेकिन भ्रष्टाचार के जो मामले हैं जब कोर्ट तक पहुंचते हैं, जैसा अभी चौहान साहब कह रहे थे कि भाई कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट ये करेगा, आपको इस तरह के तमाम उदाहरण जीवन में मिले होंगे कि भ्रष्टाचार के मामले नीचे से उन दबाए गए, पक्षपात किया गया, इस तरह क्या चीजें होती हैं क्या? और इस देश में परसेप्शन बन रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीति में एक पक्ष दूसरे पक्ष को भ्रष्टाचारी बताता है।
ये परंपरा शुरू से रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, मेरे सामने भी करप्शन के बहुत सारे मुकदमे आए हैं और मैंने बहस सुनी है और उनको तय किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई दबाव की कोई गुंजाइश हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम लोग के सामने जो सबूत पेश किए जाते हैं, हम लोग तो उसी सबूत के आधार पर अपने निर्णय सुनते हैं। तो अब जैसे कि किसी करप्शन के मामले में चार्जशीट आती है, उसमें गवाही आती है, तो अगर गवाही अच्छी है तो सजा होती है। मैंने भी सजा सुनाई है। लेकिन मैं न्यायपालिका या न्यायाधीशों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सबूत के आधार पर ही करेंगे। लेकिन जब नीचे से चार्जशीट गोड़ कर आ जाएगी और उसमें इंटेंशन होगा तो जज साहब क्या कर लेंगे भाई? ये तो बात बिल्कुल सही है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर नीचे से ही चार्जशीट फाइल करने में लापरवाही की गई है या अच्छे सबूतों को इकट्ठा नहीं किया गया है, बल्कि अगर पुलिस वाले या सीबीआई अगर इंटरेस्टेड होती है तो वो तो सबूतों को नष्ट भी कर देते हैं। ऐसे भी मामले हुए हैं। कुछ का मामला कुछ है, उसका कुछ का कुछ बना करके चार्जशीट ले आ देते हैं। तो ऐसे मामले में फिर सजा कैसे हो पाएगी? बहुत शुक्रिया दयाल साहब। बहुत सारी बातें आपने कह दी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अगर कुछ और कहना चाह रहे हो तो। मैं खाली ये कहना चाह रहा था कि अभी एक बात हुई कि भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये तो बात सही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप किसी का ही मानहानि कर लीजिए, किसी को गाली दे दीजिए, किसी को कुछ भी कह दीजिए। देखिए, उसी का एक नतीजा था कि राहुल गांधी जी ने जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और मानहानि उसको कोर्ट ने माना और उनको सजा दी। तो इसी तरह मैं यही कहना चाहता हूं कि आजकल लोगों के जबान में लगाम नहीं है, वो कुछ का कुछ भी बोल देते हैं। मेरा तो सुझाव ये है कि जब भी आप किसी पब्लिक के मंच से बोलें तो कम से कम अपनी जबान पे लगाम रखनी चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि किसी की मानहानि हो और ये नौबत आए कि आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो जाए और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, इसमें कोई गलत नहीं है। एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए, सबूत दीजिए कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, लेकिन कम से कम अपनी भाषा पे संयम जरूर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया दयाल साहब। ठक्कर साहब आपका शुक्रिया, मार्कंडेय मणि आपका शुक्रिया, केएस चौहान साहब, धनंजय सिंह, डॉक्टर रजनीश चतुर्वेदी आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। पूर्व जज केएस दयाल साहब ने कहा कि भाई भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने बहुत सारे सुने हैं। भ्रष्टाचार होता है और सजाएं भी मिलती हैं, निश्चित तौर पर कोर्ट ही तय करता है। लेकिन ये भी सत्य है कि तमाम एजेंसियां, पुलिस जब नीचे से चार्जशीट को गोड़कर ही लाएगी, किसी को बचाने के इंटेंशन से आएगी, तो जज साहब क्या कर लेंगे? भ्रष्टाचारी बच जाएंगे। हाँ, राजनीति के लिए भ्रष्टाचार का परसेप्शन बनाकर चुनाव जरूर जीते जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।